नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनकही दास्तान की इस दूसरी कड़ी में। आज जो मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर इसको मैं किसी गाने के ज़रिए बयां करना चाहूँ तो इसके लिए मैं महेंद्र कपूर साहब के एक मारूफ गाने का सहारा लूँगा। वो गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इस कहानी को सुनने के बाद YouTube पर जाकर इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। खैर, किस्से पे लौटते हैं। इस गाने के अंतरे में एक लाइन आती है। वो लाइन कुछ यूँ है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। ये वही महीना है जिसकी छाप अभी तक हम सभी की ज़िंदगियों पर है, क्योंकि ये वो महीना था जब हम सभी कोरोना नाम की महामारी से पहली बार दो चार हुए। कोरोना ने हम सभी को घर में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया और प्रकृति ने इंसान को बताया कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के आगे इंसान हमेशा बौना रहेगा। ये वही महीना था जब करोड़ों लोग एकाएक अपने घरों में कैद हो गए। एकाएक उनके क्रियाकलापों का चक्र थम गया और उनके कदम अनिश्चितताओं की बेड़ियों में जकड़कर थमने को मजबूर हो गए। ऐसे में भरतपुर राजस्थान के रहने वाले मनोज की भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। मनोज, जो एक पेशे से कारीगर थे, अपने कस्बे से कुछ ही दूर एक फैक्ट्री में बतौर कर्मचारी काम करते थे। उस फैक्ट्री की कमाई से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। परिवार जिसमें उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, और उस फैक्ट्री की कमाई के भरोसे ही वो परिवार अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजो रहा था। पर मार्च 2020 ने एकाएक उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। कोरोना महामारी के दस्तक देते ही सरकार ने त्वरित रूप से ये आदेश जारी कर दिया कि अगले सूचना तक सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि इसका असर मनोज की फैक्ट्री पर भी पड़ा, और मनोज की जो फैक्ट्री थी वो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई। शुरुआत में तो सभी को लगा कि ये जो आदेश है महज 10, 15, 20 दिन के लिए है, और 15-20 दिनों में जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो जीवन अपने पुराने ढर्रे पे फिर से लौट आएगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जो सिलसिला जनता कर्फ्यू से शुरू हुआ वो आगे बढ़कर पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन, फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन, और फिर बढ़ते बढ़ते ये लॉकडाउन कई महीनों का हो गया। शुरुआत के समय में मनोज की फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने भी अपने कर्मचारियों का पूरा साथ दिया, और फैक्ट्री बंद होने के बावजूद भी मेक श्योर किया कि उनके कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें यथारूप मिलती रहें, जिससे कि उनकी आजीविका पर कोई असर ना आए। परंतु जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, मनोज की फैक्ट्री के जो मालिक थे वो भी असहाय हो गए, क्योंकि एक सीमा के परे जाकर अपने कर्मचारियों का साथ देना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में मनोज के पास जो आजीविका का आखिरी साधन बचा था वो भी खत्म हो गया। अब गुजारे के लिए मनोज को लोगों से उधार लेना पड़ा, और उधार से जैसे तैसे उन्होंने लॉकडाउन में अपने परिवार का पालन पोषण किया। फिर जैसे जैसे समय बीता और परिस्थितियों में थोड़ा सुधार हुआ, सरकार की ओर से आदेश आया कि फैक्ट्रियां और दफ्तर फिर से खुल सकते हैं। जाहिर है ये खबर मनोज के लिए भी एक राहत की सांस लेने वाली खबर थी, और फैक्ट्री खुलने के साथ ही मनोज फिर से अपने काम पर लौट गए। काम पर लौटकर मनोज की मुलाकात अपने उन सभी साथियों से हुई जिनसे वो काफ़ी वक्त से मिले नहीं थे, और मिलने पर सभी एक दूसरे से बातें करने लगे कि उनका लॉकडाउन कैसा रहा और किसने कैसे अपने परिवार का भरण पोषण उस लॉकडाउन में किया।
जब उनके पास आजीविका के सारे साधन खत्म हो गए थे। खैर, काम पे लौटने के साथ सभी दुगनी उत्साह और लगन के साथ काम करने लगे। सबके मन में ये बात थी कि जो लॉकडाउन में उन्हें आर्थिक हानि हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उसकी भरपाई की जाए। पर इन सभी चीज़ों के बीच लोगों ने गौर किया कि मनोज का स्वभाव जो है वो थोड़ा सा बदला बदला हुआ है। मनोज, जो कि स्वभाव से एक बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे और जो लोगों का दिल बहलाने में यकीन रखते थे, एकाएक लोगों से थोड़े से कटे कटे से नजर आ रहे थे। और धीरे धीरे सभी ने मनोज के इस बदले हुए स्वरूप को स्वीकार कर लिया और समय के वेग के साथ सभी आगे बढ़ गए। इसी बीच मनोज ने ओवरटाइम काम करना भी शुरू कर दिया। फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट थी उसके लिए ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सभी कर्मचारियों में इकलौते मनोज ही थे जो ओवरटाइम करने के लिए राज़ी हुए। क्योंकि अमूमन जो कर्मचारी वर्ग है वो ओवरटाइम करने से बचता था, पर इस बार मनोज खुद ही आगे आए और अपनी मैनेजमेंट से कहा कि वो ओवरटाइम करना चाहते हैं और वो ओवरटाइम करने भी लगे। मनोज जिस लगन के साथ दिन की शिफ्ट में काम करते, उसी लगन को रात की शिफ्ट में भी बनाए रखते थे। उनके जो मैनेजर थे वो इस बात को देखकर हैरान होते थे कि एक शख्स बिना थके, बिना रुके, बिना आराम के कैसे इतना काम कर सकता है। इस चीज़ को देखकर उन्होंने मनोज से एक बार पूछा भी कि मनोज, तुम इतना काम करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है? इस पर मनोज का जवाब था कि साहब, अब आराम के लिए समय ही कहाँ है। खैर, उनके मैनेजर को लगा कि शायद कोरोना में जो आर्थिक बोझ मनोज पर पड़ा, ये शायद उसकी भरपाई करने के लिए मनोज जी जान से जुटे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीता, मनोज का ओवर टाइम भी निरंतर चलता गया। मनोज को ओवर टाइम करते हुए अब लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे और पिछले 3 हफ्तों से निरंतर दिन रात काम कर रहे मनोज ने शायद ही कोई ऐसा दिन था जब उन्होंने अपने लिए वक्त निकाला हो। खैर, चीज़ें सब कुछ सुचारू रूप से चल रही थी, सब कुछ अपने ढर्रे पे था। फिर एक दिन अचानक हुआ कुछ यूँ कि एक रात जब नाइट शिफ्ट चल रही थी तो फैक्ट्री के गार्ड टहलते हुए उन जगहों पर आए जहाँ पर मशीनें लगी हुई थी। मशीनों के पास ही एक बेंच लगी हुई थी जिस पर कारीगर जब काम करते करते थक जाते थे तो वो सुस्ताने के लिए थोड़ा सा उस बेंच पर लेट जाया करते थे। खैर, टहलते हुए गार्ड ने देखा कि उस बेंच पर मनोज लेटे हुए हैं। पर चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि उस बेंच पर मनोज लेटे हुए थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि मनोज एकाएक अपने आकार से दुगने या तिगुने बड़े दिख रहे थे। एक बार कोई नज़ारा देखकर गार्ड बदहवास हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। खैर, बदहवासी के आलम में भागते हुए वो मैनेजर के पास गया और मैनेजर से बोला कि सर प्लीज़ एक बार ज़रा मेरे साथ आप चलिए प्लीज़, कुछ बहुत अजीब हुआ है। गार्ड को बदहवासी के आलम में देख मैनेजर दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर गार्ड उन्हें लेकर जाना चाह रहा था। उस जगह पर पहुंच मैनेजर ने देखा कि वहां सब कुछ सामान्य है और मनोज बेफिक्री से उस बेंच पर लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। सब कुछ सामान्य देख मैनेजर ने गार्ड से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर तुम क्यों परेशान हो? इसके जवाब में गार्ड ने मैनेजर से कहा कि अरे नहीं सर, अभी तो सब कुछ ठीक है, पर अभी कुछ देर पहले मनोज एकदम से बड़ा हो गया था, मतलब कि 10-12 फीट बड़ा हो गया था। गार्ड की बात सुन मैनेजर ने बड़ी तिरछी नज़र से गार्ड की ओर देखते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारे सामने तो है मनोज, ये तो जैसा दिखता है वैसा ही है, क्या बिना मतलब का तमाशा बना रखा है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब ड्यूटी पे हो तो नशे मत किया करो, और ध्यान रखना आइंदा से अगर ड्यूटी पर मुझे नशे में मिल गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए गुस्से में मैनेजर वहाँ से चले गए। खैर, कुछ ही समय में जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे वो इस घटना को भुलाकर आगे बढ़ गए और कुछ ही समय में ये बात उनके लिए एक आई गई सी बात हो गई। फिर समय का चक्र थोड़ा और आगे बढ़ा और रात आई 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर की उस रात मनोज ने अपना काम ख़त्म किया।
काम ख़त्म करके वो अपने मैनेजर के पास पहुँचे, उनसे दुआ सलाम किया और दुआ सलाम करके अपनी बाइक उठाई और अपने घर की ओर चल पड़े। 6 अक्टूबर के बाद सुबह आई 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर इस फैक्ट्री में एक ख़ास दिन था। इनफैक्ट हर महीने की 7 तारीख इस फैक्ट्री में एक ख़ास अहमियत रखती थी, बिकॉज़ 7 तारीख वो दिन थी जिस दिन इस फैक्ट्री के कर्मचारियों को उनकी सैलरियाँ मिलती थी। तो ऐसे में 7 तारीख ख़ास होना एक लाज़मी सी चीज़ है सभी के लिए। खैर 7 तारीख की सुबह सभी कर्मचारी बड़े उत्साह के साथ काम पर पहुँचे, इस उम्मीद में कि आज उनकी सैलरियाँ उनके हाथों में होंगी। सभी काम पर पहुँचे सिवाय एक शख्स के, और वो थे मनोज। मनोज ड्यूटी पर नहीं थे, पर सभी को इसमें कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मनोज काफ़ी समय से ओवरटाइम कर रहे थे और सभी को लग रहा था कि उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में हो सकता है मनोज ने आराम के लिए एक दिन चुना हो अपने लिए, या हो सकता है कि उनकी कोई तबीयत में कोई नासाजी हो इसीलिए वो ना आए हों। सभी इसको नज़रअंदाज करके इस बात को आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके मैनेजर को भी ये बात पता थी कि मनोज काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं। आराम के लिए वक्त शायद ही उन्होंने निकाला अपने लिए पिछले कुछ समय में, तो इसलिए मैनेजर ने भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और क्योंकि मनोज का तालमेल जो अपने मैनेजर के साथ था वो बहुत ही बेहतरीन था, और क्योंकि मनोज एक हाई परफॉर्मिंग एसेट थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऐसे में उनके छुट्टी लेने को किसी ने बुरा नहीं माना। खैर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, पर मनोज नौकरी पे वापस नहीं लौटे। जब 3 दिन बीत गए तो एकाएक जो उनकी मैनेजमेंट थी उसको चिंता हुई कि आखिर मनोज अचानक ड्यूटी पे आना क्यों बंद कर गए। खैर मनोज की तलाश शुरू हुई, उनके फ़ोन पे उनको रीच आउट करने की कोशिश हुई, लेकिन उनका फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ था। तमाम कोशिशों के बावजूद जब मनोज से संपर्क नहीं साधा जा सका, तो उनकी मैनेजमेंट एकाएक चिंतित हो उठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक कर्मचारी जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल है, जो कभी बिना बताए इस तरीके से ड्यूटी से गायब नहीं होता, आखिर क्या वजह होगी कि अचानक वो फ़ोन स्विच ऑफ करके ड्यूटी पे आना बंद कर गया। खैर कुछ दिन और बीते, और जब मनोज का कोई सुराग नहीं मिला, मनोज की कोई खबर नहीं मिली, तो मैनेजमेंट ने फैसला किया कि क्यों ना अपने कुछ लोग मनोज के घर भेजे जाएं, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आखिर मनोज है कहाँ। वे पते पर पहुँचे और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से और 2 बच्चों से हुई। वो महिला जो थी मनोज की पत्नी थी, और जो 2 बच्चे थे वो मनोज के बच्चे थे। खैर पहले दुआ सलाम हुआ, इधर उधर की बातचीत हुई। थोड़ी देर बातचीत का क्रम जब आगे बढ़ा तो मैनेजर साहब ने मनोज की पत्नी से पूछा कि भाभी जी क्या हुआ, मनोज कहाँ है, अचानक उसने नौकरी पे आना बंद कर दिया, सब ठीक तो है। मैनेजर की बात सुनकर एकाएक जो महिला थी उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए, और उन्होंने बड़ी हैरत से मैनेजर की ओर देखते हुए कहा कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मनोज कैसे ड्यूटी पे जा सकता है। मैनेजर साहब ने जब उस महिला के हाव भाव देखे तो एक बार वो सकपकाए, और उन्होंने पूछा कैसे आ सकता है, मतलब अभी तो 6 तारीख की रात को ड्यूटी पे आया है, और पिछले 1 महीने से जब से फैक्ट्री खुली है उसने ओवर टाइम भी किया है, तो अचानक क्या हो गया। मैनेजर साहब की बात सुनकर उस महिला के होश फाख्ता हो गए, और उन्होंने मैनेजर साहब से कहा कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मनोज को गुजरे हुए तो 5-6 महीने हो चुके हैं। ये बात सुनकर जो मैनेजर साहब थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स उनके साथ अभी कुछ दिन पहले तक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिससे रोज़ दुआ सलाम हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वो भला कैसे 5-6 महीने पहले मर सकता है। वो तो क्योंकि उनके सामने था। जब मनोज की पत्नी को लगा कि मैनेजर साहब उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो अपनी बात की तस्दीक करने के लिए उन्होंने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने मैनेजर साहब की मौजूदगी में इस बात की गवाही दी कि कैसे मनोज लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, और एहतियातवश उन्हें गांव के बाहर स्कूल में बने हेल्थ केयर सेंटर में आइसोलेशन में डाल दिया गया।
और उसी आइसोलेशन के दौरान संक्रमण की वजह से उनकी मौत हुई और उनका अंतिम संस्कार गांव के उसी शमशान घाट में किया गया, जो उस टेम्पररी हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर था। खैर, जब मैनेजर साहब को इत्मीनान हो गया कि मनोज अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैनेजर साहब चलने के लिए खड़े हुए। अभी मैनेजर साहब कुछ कदम चले थे, तभी वो तेज़ी से पलटे और मनोज की पत्नी के पास आए। मनोज की पत्नी के पास आकर बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और वो लिफाफा जो है मनोज की पत्नी के हवाले कर दिया। मनोज की पत्नी ने जब वो लिफाफा खोला तो लिफाफे में रखी हुई चीज़ देखकर अचानक उनकी आंखें छलक आईं। मनोज की पत्नी, जो अभी तक सारे वार्तालाप में बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने जज्बातों को काबू में रखे हुए थी, एकाएक वो फूट फूट कर रोने लगी। मनोज की पत्नी को रोता हुआ देख मैनेजर साहब भी एक बार को सहम गए और ज़रा थमते हुए वो मनोज की पत्नी के पास गए और उससे पूछा, भाभी जी क्या हुआ? अचानक आप ये लिफाफा देखकर क्या हुआ? जैसे तैसे मनोज की पत्नी ने अपने आंसुओं को थामते हुए भर्राई हुई आवाज़ में मैनेजर साहब से कहा, साहब, जब कोरोना के दौरान मेरे पति की आमदनी बंद हो गई तो हमने घर का खर्च चलाने के लिए जैसे तैसे उधार लिया, पर ऊपर वाले की लीला देखिए कि मनोज को उन्होंने हमसे छीन लिया। मनोज के जाने के बाद हमारे पास कोई रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया नहीं था। जैसे तैसे रिश्तेदारों से उधार लेकर शुरू में तो काम चला, लेकिन वक्त बीतने के साथ रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अक्सर मैं अपने बच्चों से कहती थी कि कहीं से अगर मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएं तो उन रुपयों से मैं एक छोटी सी दुकान कर लूं और उस दुकान की आमदनी से अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि मैनेजर साहब ने जो पैकेट मनोज भाई की पत्नी के हाथों में थमाया था, उस पैकेट में भी उतने ही रुपए थे जितने की आस लिए मनोज भाई की पत्नी बैठी थी। खैर, ये सारा माजरा देख दिल में बहुत से सवाल लिए मैनेजर साहब उस गांव से विदा हुए। मैनेजर साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौन था जो उन 1-1.25 महीनों में उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो कौन था जो रोज़ उनसे दुआ सलाम करता था, और वो कौन था जो 6 अक्टूबर की रात उनसे दुआ सलाम कर आखिरी बार विदा हुआ था।